हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक आपके लिए यहाँ पर आया है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ा होने की वजह से आपके जीएस पेपर 3 को कवर करेगा। तो चलिए पहले खबर पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या खबर है। दरअसल चेन्नई में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब यहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन को पहले समझ लेते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्या होता है। जैसे जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो उससे जब पानी भर जाता है तो उसका जो निकासी का सिस्टम है, यानी कि ताकि उससे जल भराव की स्थिति ना हो, तो उसकी निकासी या उसके ड्रेन की जो व्यवस्था की जाती है उसे कहा जाता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन। तो इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का जो निरीक्षण है वो नेशनल ट्रिब्यूनल की सदर्न बेंच द्वारा किया गया है। और इसका निरीक्षण करने के बाद उसने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ होता क्या है? तो CRZ को हम अपने इस टॉपिक को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम इसके मद्देनज़र आगे जानेंगे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स या हिंदी में कहें तो तटीय विनियमन क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है और इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उठाने की ज़रूरत है। और फिर ऐसे में रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए जानते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन या तटीय विनियमन क्षेत्र के बारे में। तो अगर इसकी बात करें तो मोटे तौर पर सागर, खाड़ी, नदियों और बैकवाटर्स के जो तटीय क्षेत्र हैं, उनके बैकवाटर्स के तटीय क्षेत्र जो 500 मीटर तक हाई टाइड लाइन से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र। लेकिन अगर हम कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 की बात करें तो इसके मुताबिक हाई टाइड लाइन से लेकर भूमि की तरफ 500 मीटर तक का ऐसा क्षेत्र जो सी फ्रंट से लगा हुआ होगा वो होगा CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब यहाँ पर एक टर्म आई HTL यानी हाई टाइड लाइन। तो ये क्या होती है? दरअसल ये भूमि पर वो लाइन होती है जिस तक स्प्रिंग टाइड के दौरान हाईएस्ट वाटर लाइन पहुंचती है। अब इसी के अलावा एक और टर्म भी है LTL यानी लो टाइड लाइन। ये हाई टाइड लाइन की बात की। लो टाइड लाइन दरअसल भूमि पर ऐसी लाइन होती है जिस तक स्प्रिंग टाइड के दौरान लोएस्ट वाटर लाइन पहुंचती है, उसे हम कहते हैं LTL। तो ये जो 2018 का नोटिफिकेशन था ये दरअसल शैलेश नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था और इससे पहले भी 1991 और 2011 में भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। और ये जो इस बार का नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक जो एरिया है ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह और उसका जो समुद्री क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होगा। और जैसे हमने बताया कि इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी किए गए, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं इनमें दरअसल कुछ नया विस्तार दिया जाता है इनको। और ये जो इस बार का नोटिफिकेशन है इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। इसको आगे और बेहतर करने के साथ साथ इसमें क्लासिफिकेशन की संख्या बढ़ा दी गई है। अब हम यहाँ CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात कर रहे थे, तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं आगे चलते हुए। ये वो नोटिफिकेशन है 2018 में जो सरकार ने जारी किया था। तो अगर हम CRZ की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है, CRZ 1, 2, 3 और 4 में। तो CRZ 1 में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र शामिल होता है जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वो CRZ 1 में शामिल होता है वो एरिया। और CRZ 1 को भी आगे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, 2 भागों में, CRZ 1A और CRZ 1B। तो CRZ 1A में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? इसमें खास तौर पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स शामिल होते हैं जो कि तटीय पारितंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे मैंग्रोव वन, कोरल रीफ्स, मड फ्लैट। ये मड फ्लैट क्या होते हैं? जो ज्वार के समय कीचड़ से भर जाते हैं जो क्षेत्र, वो मड फ्लैट होते हैं। इसके अलावा लवणीय कच्छ भूमि वगैरह भी इसी एरिया के अंदर आती है, CRZ 1A के अंतर्गत। और इसकी जो पर्यावरणीय योजना है वो कौन बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। और इसमें किसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है? नेशनल सेंटर
फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अब हम बात करें CRZ-1B की, तो इसके अंदर दरअसल लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का क्षेत्र शामिल होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, यानी कि अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, वो CRZ-1B के अंतर्गत शामिल होता है। CRZ-2 की बात करें तो इसमें ऐसा विकसित क्षेत्र शामिल होता है जो तटीय रेखा के पास होता है, तटीय रेखा पर होता है, उसके काफी निकट का जो क्षेत्र होता है वो CRZ-2 में शामिल होता है। अब CRZ-3 की बात करें तो इसमें आमतौर पर इस तरीके का अनडिस्टर्ब्ड एरिया शामिल होता है, जैसे कौन सा होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, या वो क्षेत्र जो CRZ-2 के अंडर में नहीं आता है, वो किस में शामिल होता है, CRZ-3 में। अब इसको भी आगे दो पार्ट्स में बांटा गया है, CRZ-3A और CRZ-3B। तो CRZ-3 में कौन सा एरिया शामिल है, जिस जगह का जनसंख्या घनत्व कितना 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा, वो आएगा CRZ-3 के अंतर्गत। लेकिन जिस जगह का जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होगा, वो आएगा CRZ-3B के अंडर में। अब CRZ-4 की बात करें, चौथा क्लासिफिकेशन इसका, तो उसमें जलीय क्षेत्र शामिल होता है, और इसको भी आगे दो पार्ट्स में बांटा गया है, CRZ-4A और CRZ-4B। तो CRZ-4 के अंदर, इसके अंदर दरअसल ऐसा सीबेड एरिया आता है जो LTL यानी लो टाइड लाइन, इसके बारे में हमने अभी जाना, लो टाइड लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल के बीच का एरिया जो होता है वो इसमें शामिल होता है। नॉटिकल माइल आप सभी को पता है कि जो समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल के अंदर मापी जाती है, तो वो नॉटिकल माइल है, तो 12 नॉटिकल माइल के बीच का एरिया। अब हम बात करें CRZ-4B की, तो इसमें वो वाटर बॉडीज शामिल होती हैं जो ज्वार से प्रभावित होती हैं। ऐसी वाटर बॉडीज जो ज्वार से प्रभावित होंगी वो CRZ-4B के अंतर्गत शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें एक नो डेवलपमेंट जोन भी होता है, कौन सा, ND, नो डेवलपमेंट जोन इसके अंदर होता है। इसमें नो डेवलपमेंट जोन में जो है, यानी कि इतने एरिया में डेवलपमेंट की इजाजत नहीं होगी, जो कि पहले 200 मीटर था, अब वो कम करके 50 मीटर कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कुछ गतिविधियां हैं जो इस CRZ के अंतर्गत प्रतिबंधित है, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो इसमें बैन है पूरी तरह से? तो सबसे पहला तो नए उद्योगों की स्थापना करना, या पहले से जो मौजूद उद्योग है वहाँ उनको विस्तार करना, उनको एक्सपेंड करना। यानी कि नए उद्योग तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पहले से मौजूद उद्योग हैं उनका भी विस्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे एरिया में ये पूरी तरह से बैन है, CRZ जो एरिया है। इसके अलावा तेल का विनिर्माण करना, भंडारण करना, या खतरनाक जो पदार्थ हैं उनको डिस्पोज करना, यानी कि ऐसे जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनको वहाँ पे डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। नई फिश प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, ये भी नहीं लगाई जा सकती है। रेत खनन, शैल खनन, पोर्ट या हार्बर प्रोजेक्ट, इस तरह का कोई भी काम जो है वो यहाँ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक इकाई, नगरों वगैरह से जो अपशिष्ट है उसको डिस्चार्ज किया जाना, ये सब यहाँ पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन फिर भी क्योंकि विकास भी करना है, तो इसलिए कुछ चीज़ों की इजाज़त की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन सरकार ने जो इजाज़त दी है कुछ चीज़ों की, वो विनियमन के साथ दी है, यानी रेगुलेशन के साथ दी है। कह सकते हैं कि कुछ शर्तों के साथ दी है। वो कैसे? कुछ इको टूरिज्म गतिविधियों को, जैसे इको टूरिज्म गतिविधियां जो है उनको यहाँ इजाज़त मिली हुई है, उनको रेगुलेशन के साथ यहाँ पर इजाज़त मिली हुई है। वो कौन है? जैसे मैंग्रोव वॉक्स, जो मैंग्रोव जो वन है, ये इनमें जैसे जहाँ पर उनमें घूमने फिरने की आज़ादी, वहाँ पर जो टूरिज्म है, टूरिस्ट्स हैं, उनको आने जाने की इजाज़त जो दी जाती है वो मैंग्रोव वॉक्स वहाँ पर हो सकता है, नेचर हट्स हो सकती हैं। और इसके अलावा इको टूरिज्म के लिहाज से, जैसे मैंने बताया कि इको टूरिज्म से जो रिलेटेड गतिविधियां हैं उनको इजाज़त दी गई है। तो उसी के तहत, क्योंकि जाहिर बात है जब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे तो होटल्स और रिसोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी से रिलेटेड होटल्स और रिसोर्ट्स को इजाज़त दी गई है यहाँ पर।
इसके अलावा रक्षा और सामरिक महत्व में जो सड़क वगैरह का निर्माण है, यानी अगर किसी रक्षात्मक कार्य से किसी सामरिक महत्व को देखते हुए किसी सड़क निर्माण की ज़रूरत है तो उसकी इजाज़त मिल सकती है यहाँ पर। और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो किए जाने वाले प्रयास हैं उनके लिए इजाज़त मिल सकती है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन हमने जाना कि क्या होता है कि अगर ताकि जल भराव की स्थिति ना हो तो उसके लिए निकासी की जो ज़रूरत है वो की जा सकता है, निकासी का इंतज़ाम किया जा सकता है। और अपशिष्ट निपटान गतिविधियाँ, जैसे हमने अभी जाना कि जो खतरनाक किस्म का जो अपशिष्ट है उसको नहीं डिस्पोज किया जा सकता है, जो साधारण अपशिष्ट है जैसे मानव मल हो गया, तो इस तरह के जो अपशिष्ट निपटान गतिविधियां हैं, इसी तरह की और गतिविधियां, उनको यहाँ पर इजाज़त दी गई है। तो इसके तहत इनको इजाज़त मिली हुई है यहाँ पर। अब तटीय विनियमन की ज़रूरत क्यों होती है? हमने ये सब जाना कि तटीय विनियमन क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है, किसको बैन किया गया है। अब हम ये जानते हैं कि तटीय विनियमन की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहला तो पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको संरक्षण की ज़रूरत है। ये तो हम सभी को पता है कि पारिस्थितिक जो क्षेत्र हैं उनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र इनकी ज़रूरत पड़ती है। और जो तटीय समुदाय हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं, क्योंकि जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत है, तो उनके जो जैसे वो मछली पकड़ने का काम करते तो उनके जीवन में सुधार के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जलवायु परिवर्तन और उच्च तीव्रता वाले चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए, प्रभावी उपाय करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने जाना जो मैंग्रोव वन है वो दरअसल एक सेफ्टी वॉल का काम करते हैं। वो चक्रवातों से, सुनामी से, बाढ़ से जो है वो दरअसल समुद्र और भूमि के बीच जो है एक सेफ्टी वॉल का काम करते हैं। और क्योंकि बहुत सख्त लकड़ी, मजबूत लकड़ी के होते हैं जो वन होते हैं, तो इसलिए ये जो है कि ढाल के रूप में काम करते हैं पूरी तरह। इसके अलावा तटीय पर्यावरण जो है उसके संरक्षण के साथ साथ विकास को भी संतुलित करना है, क्योंकि विकास भी करना है, हमें विकास को भी बढ़ावा देना है, और साथ साथ जो तटीय पर्यावरण है उसका भी संरक्षण ज़रूरी है। तो दोनों को आगे एक साथ बढ़ाने के लिए, ताकि एक साथ विकास भी हो और जो तटीय पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रखा जा सके, उसको भी संरक्षित किया जा सके, तो इसलिए जो है इस सबकी तटीय विनियमन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब आप पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर हम इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन चुनौतियों को दूर करने के लिए या उठाए जाने की ज़रूरत है। तो चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018 के बीच विद्यमान कुछ मूल अंतरों को बताइए जिनसे पर्यावरणीय सरोकार जुड़े हुए हैं। साथ ही तटीय पारितंत्र के संरक्षण की दिशा में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018 का मूल्यांकन भी कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की। तो सबसे पहला तो भारत के सामने ज़्यादातर जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या ही आती है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है उससे इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो उसका रेगुलेशन है, यानी रेगुलेट जो है उसको पूरी तरीके से या सही तरीके से करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भी एक मुद्दा है। इसके अलावा तटीय इलाकों में जो गैर स्वच्छता की जो समस्या है उससे भी दो चार होना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब विकास को बढ़ावा देंगे, जब वहाँ टूरिज़्म को, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे और उसी के मद्देनज़र जब हम होटल्स को, रिसोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं उजागर होंगी ही होंगी। तो उनका रेगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से हो पाना भी एक चुनौती है। इसके अलावा अगर 2018 की सूचना की बात करें तो उसमें 2011 की अधिसूचना के मुकाबले जो CRZ है उसको और ज़्यादा वर्गों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ इस बार की जो अधिसूचना है उसमें CRZ को क्लासिफाई तो ज़्यादा किया गया है, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी संख्या तो बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ बैन करने का जो क्राइटेरिया है उस पर कम ध्यान दिया गया है। यानी कि जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को, ज़्यादातर गतिविधियों को बैन करने की बजाय उनको क्लासिफाई करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
कि यानी उनको इजाज़त दी जाए, रेगुलेशन के तहत इजाज़त दी जाए, ना कि उनको बैन किया जाए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा है, चुनौती है। इसके अलावा जो 2011 की अधिसूचना है उसमें HTL से लेकर 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन था। मैंने अभी नो डेवलपमेंट जोन के बारे में बताया कि जहां पर डेवलपमेंट की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो 2011 की अधिसूचना में जो था HTL से लेकर 200 मीटर तक का जो जोन था वो नो डेवलपमेंट जोन में आता था, लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया, यानी कि 50 मीटर कर दिया गया। तो इससे क्या है, तटीय पारितंत्र को भी खतरा होगा, क्योंकि जाहिर बात है 50 मीटर ज़्यादा लंबा एरिया नहीं होता है, तो इससे तटीय पारितंत्र को काफ़ी खतरा होने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक चुनौती है सामने, ये एक मुद्दा है जो ये नो डेवलपमेंट जोन का जो विस्तार है वो घटाया गया, 200 मीटर से 50 मीटर कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर बात करें तो सबसे पहला तो पर्यटन का जो विनियमन है वो कड़ाई से हो। जैसे हमने बात की कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ रेगुलेशंस के साथ जो है वो इजाज़त दी गई है, तो और उसी की वजह से होटल्स, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह की भी इजाज़त दी गई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो उसका विनियमन के जो मानक तय किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन हो, ताकि जो है जो चुनौतियां हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो मुद्दे सामने आने की संभावना है या आशंका है वो उस तरह के मुद्दों से जो है निपटा जा सके। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, इसके लिए मजबूत मूल्यांकन प्रणाली पर जोर हो, यानी कि जो जब ये क्लियरेंस दिया जाए, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस दिया जाए, तो उसके लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रणाली हो, जिससे कि आसानी के साथ किसी को भी ये क्लियरेंस मिल ना पाए, यानी कि सही मानकों के आधार पर ही ये क्लियरेंस प्राप्त हो। और शैलेश नायक समिति आदि की सिफारिशों पर विचार करना था। जैसे मैंने बताया कि जो 2018 का नोटिफिकेशन था वो शैलेश नायक समिति की सिफारिश पर आया था। हालांकि इस नोटिफिकेशन में इस समिति की सभी सिफारिशों को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कुछ ही सिफारिशों को इसमें रखा गया था। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो सिफारिशें इसमें बताई गई या और जो इसके अलावा और जो सिफारिशें बताई गई और समितियों द्वारा, तो उन पर विचार करने की ज़रूरत है, ताकि उन पर सही तरीके से विचार करके इसको देखा जाए। और जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो नीतियां बनाई जाएं तो उनमें सही तालमेल की ज़रूरत है, यानी केंद्र और राज्य जब कोई नीति बनाए तो उसमें सही तरीके से दोनों के बीच में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन, तालमेल हो अच्छे तरीके से, और तटीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए जो नीति है उस पर विचार किया जाए। तटीय समुदाय यानी कि जो तट के आसपास जैसे मछली पकड़ने वाला समुदाय है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाए, ताकि उनका भी साथ साथ विकास हो और इसके अलावा जो तटीय पारितंत्र है उसको भी नुकसान ना हो। तो सभी मुद्दों पर विचार करते हुए एक सही नीति की ज़रूरत है, सही नीति पर विचार करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।